हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू लेट्स स्टडी। होपफुली आप सभी अच्छे होंगे। चलिए देखिए, हमने जो सीटेट पेपर सेकंड की सीरीज स्टार्ट की है उसमें हम डिस्कस कर रहे हैं एनसीईआरटी की बुक्स को। एनसीईआरटी की बुक्स में हमने क्लास 6 की एनसीईआरटी को डिस्कस कर लिया है और क्लास 7 की एनसीईआरटी बुक कंटिन्यू है, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे टॉपिक ब्लड। तो चलिए, सभी वीडियो को देखने से पहले सभी एक बार लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं ब्लड टॉपिक। देखिए, हमारी बॉडी में एक फ्लूइड, हमारी जो वेन्स होती हैं उनमें एक फ्लूइड प्रवाहित रहता है, एक ब्लड फ्लो करता है, उसी को कहते हैं ब्लड। देखिए कैसे ब्लड फ्लूइड करता है हमारी सेल्स में। आप देखिएगा कि जो हम खाना खाते हैं ना, तो उस खाने में हम लास्ट में हमारा जो खाना है वो कहाँ पे डाइजेस्ट होता है। खाना डाइजेस्ट होता है हमारी छोटी आंत में डाइजेस्ट होता है। फिर वहाँ से छोटी आंत में एक उभरी हुई स्ट्रक्चर मैंने बताई थी, विलाई, जो छोटी आंत के अंदर ही एक भीतरी उभरी हुई उंगली के आकार की स्ट्रक्चर होती है, तो उसको मैंने बताया था विलाई कहते हैं। वो विलाई ही ब्लड में जो अब फाइनली जो डाइजेस्ट हो जाता है, खाना ग्लूकोज फॉर्म में हो जाता है, तो ब्लड में मिलाने का काम कौन कर रहा है? छोटी आंत से एक तरीके से लास्ट में जो खाना है वो ब्लड में मिक्स होता है। कहाँ से होता है? छोटी आंत का विलाई जो पार्ट है वो कराता है, एक लेयर है विलाई, तो वो मिलाता है ब्लड को, ब्लड में उस डाइजेस्ट वाले खाने को, यानी ग्लूकोज को मिलाता है। अब देखिए, डायरेक्ट ग्लूकोज हमारी सेल्स तक नहीं पहुंचेगी। हमारी सेल्स, हम जो काम कर रहे हैं या खेतों में जो किसान काम करते हैं वो क्यों कर रहे हैं? उनके अंदर एनर्जी है तभी तो काम कर रहे हैं। अब वो एनर्जी हमें ग्लूकोज से ऐसे ही थोड़ा मिल जाएगी। एनर्जी कहाँ से मिलती है? क्या है वो ऐसी चीज की एनर्जी बनाने में हेल्प करती है? देखिए, जो हम वायु में हम ऑक्सीजन गैस हमारी बॉडी में एंटर करती है, वो नोस्ट्रिल आएगी, नोस्ट्रिल से फिर फेरिंग्स में जाती है, फेरिंग्स से फिर जाती है हमारी वक्ष्य गुहा में होते हैं लंग्स, जो रेस्पिरेशन का काम कराते हैं। अब देखिए, जो वो ऑक्सीजन लंग्स में जाती है, तो वहां से लंग्स से जो ऑक्सीजन आई है हमारी बॉडी में बाहर से वायु के साथ, अब वो लंग्स में जो ऑक्सीजन आई है वो ऑक्सीजन कैसे जाती है ब्लड में? हमारे एक तरीके से ब्लड में कहाँ से जा रही है? लंग्स से ही ऑक्सीजन जाती है ब्लड में। तो ब्लड ऑक्सीजन को भी लेकर जाता है अपने साथ और सर्कुलेट करता है सारी बॉडी में, ठीक। और जो वो ऑक्सीजन है, मैंने बताया, अब एनर्जी कैसे हमें मिलती है? ग्लूकोज से। उस ग्लूकोज को जलाने का काम कौन करती है? ये ऑक्सीजन करती है। अब ये दोनों मिलकर क्या करेंगे? CO2 का फॉर्मेशन करेंगे और वाटर का फॉर्मेशन करेंगे। साथ में क्या प्रोड्यूस करेंगे? ग्लूकोज को जलाकर ये वायु जो ऑक्सीजन है ग्लूकोज को जलाएगी, क्या प्रोड्यूस करेगी? एनर्जी को प्रोड्यूस करेगी। साथ में CO2 को और वाटर को भी इसके साथ रिलीज करती है। तो देखिए, अगर ऑक्सीजन हमारी बॉडी में नहीं होगी तो हमें एनर्जी नहीं मिलेगी, बिल्कुल। तो यहाँ पर ये मैं बात इसलिए बता रही हूँ कि हमारे लंग्स से ऑक्सीजन को हर सेल्स तक पहुँचाने का काम कौन कर रहा है? ये फ्लूइड कर रहा है। फ्लूइड कौन कर है? ब्लड है। और जो खाना है वो खाना हमारी सेल्स में कैसे पहुँच रहा है? उस खाने को भी पहुँचाने का काम कौन कर रहा है? उस खाने को पहुँचाने का काम ये फ्लूइड यानी ये ब्लड ही कर रहा है। अब देखिए, अगर ये फ्लूइड ना होता तो हमारी बॉडी कैसे सर्वाइव करती? हमारी बॉडी एक तरीके से हम जीवित ही नहीं रह पाते इस ब्लड के बिना। तो अब देखिए, खाने से हमें जो एनर्जी मिल रही है वो एनर्जी मिलाने का काम कौन कर रहा है? ये ब्लड कर रहा है। तो कह सकते हैं एक लाइन में हम, इट इज ए कनेक्टिव लिक्विड। जो पदार्थ एक तरीके से कह सकते हैं जो तरल है वो क्या है? एक तरल। देखिए, पर जो ब्लड की मैं बात करूं, इट इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। क्या है? ये कनेक्टिव टिश्यू है। कैसा कनेक्टिव टिश्यू है? फ्लूइड वाला, यानी एक लिक्विड, एक तरल पदार्थ होता है। क्या होता है? रक्त, यानी ब्लड। दूसरा बोले तो रुधिर। ब्लड को हिंदी में रक्त भी कहते हैं, रुधिर भी कहते हैं और इंग्लिश में ब्लड कहते हैं। तो क्या है? ये एक कनेक्टिव टिश्यू है, फ्लूइड, ठीक है। तो ये हमने जाना ब्लड के बारे में। ब्लड ही क्या करता है? पूरी बॉडी में जो ऑक्सीजन हमारी बॉडी में हर सेल्स तक पहुंच रही है उसको पहुंचाने का काम भी ब्लड करता है। और हमारे खाने में जो ग्लूकोज है, फिर ऑक्सीजन उसके साथ मिलके ग्लूकोज को जलाती है और एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ये सारा प्रोसेस किस में हो रहा है? इस ब्लड के साथ ही हो रहा है। तो ब्लड का देखिए कितना इंपॉर्टेंट काम होता है।
अब जानते हैं हम देखेंगे ब्लड का वॉल्यूम कितना होता है। सबको पता है एक स्वस्थ मनुष्य की बॉडी में जो ब्लड है वो 5 से 6 लीटर होता है। कितना होता है? 5 से 6 लीटर होता है एक स्वस्थ मनुष्य में जो ब्लड है, ब्लड का वॉल्यूम होता है 5 से 6 लीटर। अब देखिए ये 5 से 6 लीटर कैसे किया गया कि ये 5 से 6 लीटर होता है। अब देखिए एक स्वस्थ मनुष्य का वेट कितना होगा? ज्यादा से ज्यादा 50 से मान लीजिए 70 केजी होगा। कितना होगा? 50 से 70 किलो मान लीजिए एक स्वस्थ मनुष्य का उसके बॉडी का जो वेट है वो होगा, कितना होगा? 50 से 70 केजी होगा। अब वॉल्यूम कैसे निकाला? यहाँ पर इस वेट को लिया, वॉल्यूम जो माना गया है इतने वेट को लेकर माना गया है कि 50 से 70 किलो का एक स्वस्थ मनुष्य होता है, तो उसके अकॉर्डिंग इन्होंने ब्लड का वॉल्यूम माना 5 से 6 लीटर। अब देखिए ब्लड का जो पीएच है वो भी इन्होंने माना कितना मान रखा है? 7.4। ये जो लाइन है ये 7.4 है। अब देखिए इसके लिए पीएच होता क्या है? पीएच एक स्केल है। इसमें क्या होता है? वह सॉल्यूशन, देखिए इसमें ये जो पीएच स्केल है इसमें देखना होता है कि कोई सॉल्यूशन कितना एसिडिक है कितना बेसिक है, उसके लिए स्केल होता है पीएच का। देखिए किस टाइप से, मान लीजिए ये पीएच का स्केल है। इस पीएच के स्केल में जो यूनिट होती है यहाँ पे बीच में 7, ये मान लीजिए यहाँ पर 7 है। 7 पे होती है न्यूट्रल फॉर्म होती है, यानी उदासीन, ना ही एसिडिक और ना ही बेसिक होता है, ये न्यूट्रल फॉर्म है 7 पे। इससे पहले डिजिट देखिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब इससे नीचे का 7 से नीचे का ये जो एरिया है सारा ये होता है एसिडिक। कौन सा एरिया होता है? ये एसिडिक होता है। 7 से ऊपर का एरिया होते ही सार माना जाएगा बेसिक। किसमें आ जाता है? बेसिक। हाईली बेसिक होता है 14 तक का। ये जो पीएच स्केल है ये 14 तक का होता है। 8, 9, 10, 11, 12, 13। तो हाईली बेसिक हो जाएगा 14 पे, और हाईली एसिडिक हो जाता है किस पे हो जाता है? हाईली एसिडिक, जो इसकी एसिडिक की फॉर्म है वो नीचे की साइड जाती है। न्यूट्रल फॉर्म होती है 7 पर। 7 से जैसे हम 8, 9 इनके ऊपर बढ़ते हैं, बेसिक वाला फॉर्मेट इधर स्टार्ट हो जाता है बेसिक के लिए। ये होता है 7 से ऊपर बेसिक, 7 से नीचे का सब होता है एसिडिक, और जो 7 है रेंज ये है न्यूट्रल। अब यहाँ पर इसका ब्लड का जो पीएच है वो कितना है? 7.4 है। तो ये बढ़ गया बेसिक की ओर, तो इसलिए इसके लिए लिखा गया है स्लाइटली बेसिक। बेसिक में चला गया, हल्का बेसिक माना गया है, यानी बेसिक की ओर बढ़ गया है कुल मिलाकर 7.4। साथ में एक वर्ड लिखा हुआ है एल्केलाइन। देखिए एल्केलाइन क्या होता है? वह यहाँ पर देखिए पर है, ये दिया हुआ है एल्केलाइन, दिया हुआ है स्लाइटली बेसिक के साथ। वह बेस जो इजीली पानी में घुल जाते हैं उन्हें कहते हैं एल्केलाइन। अब देखिए ये जो ब्लड है ये इजीली पानी में घुल जाता है, इसलिए इसके लिए एल्केलाइन लिखा हुआ है। ठीक है, वह सारे बेस जो इजीली पानी में घुल जाए उन्हें कहते हैं एल्केलाइन। और ब्लड की यही अवस्था है कि ये इजीली पानी में मिक्स हो जाता है, इसलिए इसके लिए लिखा गया है एल्केलाइन स्लाइटली बेसिक। अब यहाँ पर देखिए जो तीसरा पॉइंट है, हमें बताना है ब्लड का वेट, कि ब्लड का वेट कैसे बताया जाता है कि इतना केजी होगा इस मनुष्य में। जैसे हमने रेंज मानी, एक स्वस्थ मनुष्य होता है कितना मान के रखा हुआ है कि जिस वजह से 5 से 6 लीटर ये माना गया कि ब्लड का वॉल्यूम इतना होता है। अब यहाँ पे निकालना है ब्लड का वेट। 50 से 70 केजी का ही एक मनुष्य मान लेते हैं कि किसी का वेट है 70 केजी का है। अब ये ब्लड का जो वेट निकाला जाता है, जो मनुष्य है उसका 7% उसके बॉडी वेट का 7% निकाला जाता है उसकी टोटल बॉडी के साथ। मान लीजिए कोई मनुष्य 70 केजी का कोई मनुष्य है, उसका वेट कितना है? 70 किलो का वो मनुष्य है, और उसकी बॉडी के हमें कितना निकालना है? 7% निकालना है। 7% हम निकालेंगे तो कितना आया?
मल्टीप्लाई कर देंगे 49 अपॉन में 10 रह गया था, 0 है तो एक अंक बाद यहाँ पे पॉइंट निकाल देंगे, तो कितना आया 14.9। तो यहाँ पर देखिए कह सकते हैं वेट ऑफ ब्लड 70 kg, 70 kg का एक मनुष्य हमने माना, उसका वेट ऑफ ब्लड कितना निकाला हमने, उसके बॉडी के 7% निकाला हमने उस बॉडी वेट के अकॉर्डिंग। वेट ऑफ ब्लड कितना आया, वेट ऑफ ब्लड 4.9 kg। तो इस तरीके से किसी भी मनुष्य का अगर हमें वेट पता है, उसके वेट का 7% निकालकर उसका ब्लड का वेट निकाला जा सकता है। तो ये ब्लड का वेट कितना है 4.9 kg। ब्लड का पीएच हमने देख लिया है, स्लाइटेड बेसिक मैंने बता दिया है ये स्केल के थ्रू। यहाँ पे एल्केलाइन भी बता दिया है कि वह बेस जो इजीली पानी में घुल जाए उसे बोलते हैं एल्केलाइन। ठीक है, अब हम देखते हैं ब्लड के पार्ट्स को। ब्लड के कितने पार्ट्स होते हैं, चलिए ब्लड के पार्ट्स को देखते हैं। देखिए पार्ट्स ऑफ ब्लड, देखिए ब्लड के जो ब्लड है वो डिवाइड होता है 2 पार्ट्स में, प्लाज्मा एंड सेल। ब्लड डिवाइड हुआ प्लाज्मा में और सेल में। देखिए ब्लड का जो ये पार्ट है प्लाज्मा, ये लिक्विड येलो, लिक्विड कलर का लिक्विड होता है और साथ में जो प्लाज्मा का कलर है वो येलो होता है। और जो ये सेल है, ये जो ब्लड है, ब्लड में सेल्स होती है 3 टाइप्स की, और सेल कैसी होती है, रेड कलर की और साथ में सॉलिड होती है। वे सेल जो एक जगह पर ही फिक्स होती है, मूवमेंट नहीं करती इधर उधर, तो मूवमेंट नहीं होता है उन सेल। वे सेल कैसी होती है, वे सेल होती है स्टैटिक। तो देखिए ये जो आरबीसी सेल होती हैं, ये ब्लड की जो सेल्स है वे 3 होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। चलिए इन्हें डिस्कस करते हैं आगे हम कि ब्लड के पार्ट्स को देखते हैं। ब्लड के पार्ट्स होते हैं 2, प्लाज्मा एंड सेल। 2 पार्ट्स में ये डिवाइड होता है ब्लड। अब देखिए जो प्लाज्मा पार्ट है ब्लड का, ये होता है 55%। पूरे ब्लड का 55% जो होता है वो कौन सा पार्ट होता है, प्लाज्मा का 55%। 45% होता है सेल का। ठीक है, अब देखिए ये प्लाज्मा को बाद में देखते हैं, पहले हम डिस्कस करते हैं ये जो ब्लड है, ब्लड के अंदर सेल्स कितने टाइप्स की होती है। देखिए जो सेल होती है रेड और सॉलिड होती है ब्लड के अंदर, और जो प्लाज्मा है वो लिक्विड होता है, साथ में येलो कलर का होता है प्लाज्मा, और सेल रेड कलर की होती है और सॉलिड होती है। अब देखते हैं ब्लड के अंदर जो सेल होती है वे कितने टाइप्स की होती है। ब्लड के अंदर सेल्स होती है 3 टाइप्स की, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। अब देखिए जो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी है ये सेल होती है करने वाली, फ्लोटिंग करने वाली। वो सेल जो हमारी बॉडी में तैरती रहती है उन सेल्स को कहते हैं कार्पसल्स। तैरने वाली जो सेल्स यानी फ्लोटिंग करने वाली जो सेल्स हमारी बॉडी में होती है उन्हें कहते हैं कार्पसल्स। और ये जो ब्लड की जो ये सेल्स हैं ये तैरने वाली है, तीनों कौन कौन सी होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। देखिए ये जो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी है इनके साइंटिफिक नेम भी होते हैं। देखिए आरबीसी का साइंटिफिक नेम होता है इरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी का नाम है ल्यूकोसाइट, और जो ये प्लेटलेट्स है इनको बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट। अब देखिए इनको हिंदी में इन्हें बोलते हैं लाल रुधिर कणिका। आरबीसी को, डब्ल्यूबीसी को कहते हैं श्वेत रुधिर कणिका, प्लेटलेट्स को कहते हैं बिंबाणु। ठीक,
साइंटिफिक नेम इसे इरिथ्रोसाइट कहते हैं। आरबीसी का जो साइंटिफिक नेम है डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट कहते हैं, और जो प्लेटलेट्स है ये थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। इसे साइंटिफिक नाम इसका ये है। अब इनके फंक्शंस को यहीं पर देख लेते हैं, इनके मेन फंक्शन देखते हैं क्या होते हैं। देखिए, फिर बाद में इनका लाइफ स्पेन देखेंगे, आरबीसी का, डब्ल्यूबीसी का और प्लेटलेट्स का। अब देखिए आरबीसी के फंक्शन को हम देखते हैं। आरबीसी सेल्स वो होती है, इनके पास एक प्रोटीन होता है, उसका नाम है हीमोग्लोबिन। अगर हीमोग्लोबिन की इन आरबीसी सेल्स में कमी होती है तो डिजीज हो जाती है। उन डिजीज को भी डिस्कस करेंगे, कौन सी डिजीज हो जाती है अगर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। तो आरबीसी का रंग रेड कलर का क्यों है? उस प्रोटीन हीमोग्लोबिन के कारण ही इसका रंग क्या है? रेड कलर का, आरबीसी सेल का। अब देखिए हीमोग्लोबिन का एक सेंट्रल मेटल होता है, यानी इसका सेंटर का एक मेटल होता है। जैसे देखिए प्लांट में मैंने बताया था जो वे थे क्लोरोप्लास्ट था, उसका क्लोरोफिल का जो मैंने सेंट्रल मेटल बताया था वो मैग्नीशियम बताया था। ऐसे ही और हीमोग्लोबिन से उसकी मैंने कंपैरिजन की थी। अब देखिए यहीं पर जैसे उसमें मैग्नीशियम था, ऐसे ही हीमोग्लोबिन का भी एक होता है सेंट्रल मेटल होता है, वो होता है आयरन। ठीक है, अगर देखिए उसमें हीमोग्लोबिन में, अगर इन आरबीसी में हीमोग्लोबिन प्रोटीन की कमी हो जाती है तो कमी किसकी वजह से होगी? आयरन, जो उसके अंदर मेटल पाया जाता है हीमोग्लोबिन में, अगर आयरन की कमी हो जाती है तो उसको कंप्लीट किया जाता है। आयरन की कमी को ग्रीन वेजिटेबल्स खानी चाहिए तब हमें, और उसको खाना चाहिए, जैगरी खाना चाहिए, गुड़ खाना चाहिए। ये सब चीज़ों खाने से क्या होता है? आयरन की कमी को कंप्लीट किया जा सकता है। तो फंक्शन देखिए इसका होता क्या है। आरबीसी का जो फंक्शन है, सभी के लिए मैं यहीं पर लिख देती हूँ फंक्शन, ये सभी को डिस्कस करेगा। ये फंक्शन सभी के फंक्शन के बारे में है। अब देखिए यहाँ पर हम इसका फंक्शन देखते हैं, आरबीसी का क्या होता है। ये जो आरबीसी सेल्स है ये ब्लड को पहुंचाती है बॉडी की हर एक सेल्स तक। तो पहुंचाने का काम कौन कर रही है? ब्लड को पहुंचाने का बॉडी की हर एक सेल्स तक एक तरीके से ब्लड जो लेकर जा रही है बॉडी की हर सेल्स में, कौन लेकर जा रही है? ये आरबीसी लेकर जा रही है। ठीक है, अभी मैंने क्या बताया, इसमें प्रोटीन कौन सा होता है? हीमोग्लोबिन। इसके पास एक सेंट्रल मेटल होता है जो है आयरन। इसकी कमी होने पर क्या हो जाता है? आरबीसी भी डिक्रीज होने लगती है और फिर बीमारी हो जाती है एनीमिया। इसकी वजह से अगर हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, हीमोग्लोबिन की कमी क्यों होगी? इस आयोडीन की वजह से होती है। आयरन की वजह से कमी होती है। अगर आयरन की कमी हो जाती है तो हीमोग्लोबिन प्रोटीन नहीं बन पाता है, जिस वजह से आरबीसी भी डिक्रीज होने लगती है। ठीक है, तो इसका देखिए दूसरा इसका फंक्शन देखिए अब क्या होता है। पूरी बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट कौन कर रहा है? ये आरबीसी सेल्स कर रही है। ये इसका काम होता है आरबीसी का, पूरी बॉडी में ब्लड को पहुंचाने का। अब देखिए डब्ल्यूबीसी जो सेल है इनका काम क्या होता है? इम्यूनिटी प्रोवाइड करना। ये क्या करती है? इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है हमारी बॉडी को। इट हेल्प प्रोवाइड इम्यूनिटी। क्या करती है डब्ल्यूबीसी? इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, यानी प्रतिरोधक जो क्षमता है, जो हमारी बॉडी में जो इम्यूनिटी है वो कौन प्रोवाइड करती है? ये डब्ल्यूबीसी सेल प्रोवाइड करती है। और इनका काम मैंने बता दिया। आरबीसी का जो प्लेटलेट्स है इनका काम होता है ब्लड क्लॉटिंग कराना। अब देखिए अगर हमारे हाथ पर कट लग जाए, जो ब्लड निकलता है बाहर, और फिर कुछ 5 से 6 मिनट के बाद हम देखते हैं ब्लड एक जगह इकट्ठा सा हो जाता है, तो वो जो ब्लड, जो रक्त का थक्का जम रहा है, जो वो ब्लड की क्लॉटिंग हो रही है, वो सब मेहरबानी है इस प्लेटलेट सेल की। ये प्लेटलेट सेल्स ही हमारी बॉडी से जो ब्लड बाहर निकलता है उसे, जो ब्लड को थक्का जमाता है, यानी ब्लड क्लॉटिंग करने में कौन हेल्प कर रही है? ये प्लेटलेट्स कर रही है। अगर देखिए इसकी कमी हो जाती है, इसकी कमी से हेमरेज हो जाता है, और एक तरीके से कह सकते हैं ब्लीडिंग। अगर इसकी कमी हो जाती है तो हमारी बॉडी में अगर कट कहीं लग जाता है तो ब्लड कंटिन्यू बहता रहता है इसकी कमी से। और इसकी कमी से क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन
ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड इनटू द बॉडी। ठीक है, ये बॉडी में ब्लड को ट्रांसपोर्ट करती है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी। अब देखिए यहाँ पर हम ये देख लें, अब इनका हम आरबीसी का, डब्ल्यूबीसी का, प्लेटलेट्स का हम लाइफ स्पैन देखते हैं, इनका जीवन काल को देखते हैं कि ये कितने दिन तक जीवित रहती है। लाइफ स्पैन यानी इनका जीवन काल। देखिए आरबीसी को देखिए, जो आरबीसी सेल है ये हमारी बॉडी में 120 दिन तक जिंदा रहती है, उसके बाद 120 दिन तक का इनका जीवन काल होता है, उसके बाद ये डेड हो जाती है। 120 दिन। डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, देखिए डब्ल्यूबीसी रहती है, जो जिंदा रहती है ये 4 से 5 दिन तक जिंदा रहती है हमारी बॉडी में। इनका जो लाइफ स्पैन है वो 4 से 5 दिन का है। वैसे देखिए ये डब्ल्यूबीसी जो सेल्स होती है ये 5 प्रकार की होती है, उसको मैं यहाँ नहीं बताऊंगी क्योंकि सीटेट लेवल का हम बता रहे हैं, जितना सीटेट में आएगा उतना ही हम डिस्कस करेंगे। तो वैसे डब्ल्यूबीसी होती है 5 प्रकार की, अगर उनको हम मेजर करें तो ज्यादा से ज्यादा भी 5 प्रकार की जो सेल है उनका भी लाइफ स्पैन 15 दिन तक ही जीवित रहने का होता है। अभी यहाँ पे नॉर्मल देखें, डब्ल्यूबीसी जो सेल्स होती है वे 4 से 5 दिन तक जिंदा रहती है, मतलब इनका लाइफ स्पैन है 4 से 5 दिन तक का। प्लेटलेट्स जो ये अपना इनका लाइफ, जो इनका जीवन काल है प्लेटलेट्स का, इनका होता है 7 दिन का। ये 7 दिन तक जीवित रहती है प्लेटलेट सेल। अब इनको देखते हैं, इनका जो ये प्लेटलेट्स है ये इनका फॉर्मेशन होता कहाँ है हमारी बॉडी में। इन प्लेटलेट, ये जो डब्ल्यूबीसी है, आरबीसी है, प्लेटलेट्स है, इनका फॉर्मेशन होता है हमारी बॉडी में। हड्डियां प्रेजेंट होती है, हमारी बॉडी की जो सबसे लंबी हड्डियां होती है वहां पर इनका फॉर्मेशन होता है, और वहीं पर फॉर्मेशन हो रहा है तो ब्लड का भी फॉर्मेशन होगा। तो देखिए जहां पे इनका फॉर्मेशन हो रहा है, जिसके अंदर हो रहा है, कहाँ बोला मैंने, हमारे शरीर की लंबी हड्डियों में इनका फॉर्मेशन होता है। उन लंबी हड्डियों में होता है जो छेद वाली हड्डियां होती है, और साथ में वे अंदर से खोखली होती है। तो खोखली जगह पर होता, जो जिसके अंदर इनका फॉर्मेशन होता है उसको कहते हैं बोन मैरो। ये आरबीसी डब्ल्यूबीसी किसके अंदर इनका फॉर्मेशन हो रहा है, इस बोन मैरो के अंदर हो रहा है। इसे कहते हैं अस्थि मज्जा। ठीक है, बोन मैरो को कहते हैं अस्थि मज्जा। इस बोन मैरो के अंदर इनका फॉर्मेशन हो रहा है तीनों का, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। इनका हो रहा है तो साथ में यहाँ पर क्या हो रहा है, ब्लड का फॉर्मेशन भी। अगर देखिए क्वेश्चन आता है कि वो हमारी उस पार्ट का, शरीर के उसका पार्ट का नाम बताइए जहां पर ब्लड का फॉर्मेशन होता है, तो आंसर क्या होगा, बोन मैरो। क्योंकि बोन मैरो के अंदर ही ये आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स बन रही है। और आरबीसी क्या कर रही है, डब्ल्यूबीसी, इनका मैंने बताया है इनका कार्य क्या क्या होता है। आरबीसी क्या कर रही है, ब्लड को पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर रही है एक तरीके से। तो ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ हुआ, इस बोन मैरो में हुआ। तो क्वेश्चन में है कि ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ होता है, बोन मैरो में होता है। ये सेल्स कहाँ बन रही है, तीनों ये भी बोन मैरो में ही बन रही है। बोन मैरो कहाँ बनता है, बोन मैरो बन रहा है हमारी शरीर की सबसे लंबी हड्डी में। तो वे जो सबसे लंबी हड्डी है उसका नाम है फीमर, लॉन्ग बोन्स। इन लॉन्ग बोन्स में, ये जो लॉन्ग बोन्स है ये है फीमर। ये फीमर जो हड्डी है, कहाँ की हड्डी है, ये हमारी जो थाई में ये फीमर हड्डी होती है, जो हमारे शरीर की सबसे लंबी हड्डी है फीमर। दूसरी हड्डी है सबसे लंबी बैकबोन। हमारी बॉडी की इन दो हड्डियों में ही बोन मैरो बनता है।
दूसरा एक स्थान और है जहाँ पे बोन मैरो बनता है, वो है यकृत। यकृत में भी खोखला पार्ट होता है यकृत में, तो वहां पर भी बोन मैरो बनता है। वैसे जो जनरली उसमें भी बनता है, कुछ केसेस में वहां पर भी बनता ही है। वैसे यकृत में उसको भी काउंट किया जाता है। जो लॉन्ग हड्डियां है, फीमर है, दूसरी है बैकबोन यानी रीढ़ की हड्डी। लीवर में भी बनता है बैकबोन, बोन मैरो। ठीक है, ये लॉन्ग बोन्स है, फीमर और बैकबोन। तो इनमें क्या बन रहा है, दोनों हड्डियों में बोन मैरो बन रहा है। साथ में अगर दूसरा आए कि इन दोनों हड्डियों से अलग कहाँ बोन मैरो बनता है, वो बनता है लीवर में। ठीक है, अब हम देखते हैं ये जो आरबीसी डब्ल्यूबीसी है, इनका हमने ओरिजिन तो देख लिया है। कहाँ हो रहा है इनका ओरिजिन, वो इसमें हो रहा है बोन मैरो में। क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए आरबीसी डब्ल्यूबीसी का इनकी उत्पत्ति कहाँ से होती है, बोन मैरो से होती है। ओरिजिन यानी उत्पत्ति ये है। बन कहाँ रहा है ये बोन मैरो, इनमें बन रहा है लॉन्ग बोन्स में। ठीक है, ओरिजिन हुआ इनमें। और ये बोन मैरो कहाँ बन रहा है, इन लॉन्ग हड्डियों में। तीसरा इनकी जगह कहाँ पे बनता है, लीवर में बनता है। अब मैं बात कर रही हूँ इनके मरने की, इनका यानी कब्रिस्तान, इनका ग्रेवयार्ड कहाँ है। इन आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स ये मरती कहाँ है, इनका हम देख रहे हैं मरने की जगह। पहले बात करते हैं आरबीसी की। देखिए ये जो आरबीसी है, जो ये आरबीसी सेल है, ये मरती है कहाँ पे, स्प्लीन में बनती है। स्प्लीन की हिंदी प्लीहा, प्लीहा में इनकी डेथ होती है। साथ ही दूसरा स्थान जहाँ पर ये आरबीसी सेल जाकर मरती, जहाँ पे ये डेथ होती है इनकी, लीवर में होती है। कहाँ पे होती है, लीवर में। अब देखिए ये जो स्प्लीन की एग्जैक्ट लोकेशन मैं बताऊं कहाँ पे ये स्प्लीन प्रेजेंट होता है, स्प्लीन कहाँ पे रहता है हमारी बॉडी में, ये रहता है हमारी लेफ्ट किडनी के पीछे रहता है स्प्लीन। स्प्लीन और लीवर, स्प्लीन और लीवर में इनकी डेथ होती है। आरबीसी डेथ लिख देती हूँ मैं यहाँ पर, आसानी रहेगी समझने में। आरबीसी डेथ होती है स्प्लीन और लीवर में। ठीक, अब बात आई डब्ल्यूबीसी की। डब्ल्यूबीसी डेथ होती है, डब्ल्यूबीसी की डेथ होती है। ये डब्ल्यूबीसी जब मरती है, ये ब्लड में भी मर सकती है। दूसरा ये मरती है कहाँ पे, लीवर में। ब्लड और लीवर। देखिए हमने डब्ल्यूबीसी आरबीसी की हमने डेथ देख ली है, स्प्लीन और लीवर में होती है। आरबीसी की डेथ हमने देख ही ली, ब्लड और लीवर में होती है। ब्लड में भी हो सकती है और लीवर में भी हो सकती है डब्ल्यूबीसी की डेथ। अब बात करें प्लेटलेट्स की। देखिए प्लेटलेट्स की डेथ, ये प्लेटलेट्स की जो डेथ है, ये प्लेटलेट्स डेथ होती है इनकी स्प्लीन में यानी प्लीहा में। ठीक है, स्प्लीन की मैंने एग्जैक्ट लोकेशन बताई है, यहां पर मैं बता देती हूँ। स्प्लीन की लोकेशन लेफ्ट किडनी के पीछे, लेफ्ट किडनी। ठीक है, ये स्प्लीन की लोकेशन है लेफ्ट किडनी के पीछे। ब्लड में ये जो आरबीसी, ये डब्ल्यूबीसी सेल है, इनकी डेथ होती है ब्लड में हो सकती है, लीवर में हो सकती है। और जो ये आरबीसी है स्प्लीन में, लीवर में डेथ हो सकती है। और प्लेटलेट्स की होती है स्प्लीन में। अब देखिए क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए वो कौन सी दो सेल है जो एक ही जगह पर सेम प्लेस पर जाकर मरती है। वे सेल है
आरबीसी एंड प्लेटलेट्स। देखिए आरबीसी भी स्प्लीन में मर जाती है, साथ में कोई सिचुएशन ऐसी होती है कि स्प्लीन में नहीं मरती है तो लीवर में मर जाती है। अब देखिए प्लेटलेट्स की डेथ भी स्प्लीन में होती है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए कि वो कौन सी दो सेल है जो एक ही जगह पर जाकर मरती है। तो प्लेटलेट्स और आरबीसी ये दो सेल है जो एक ही जगह पर मरती है। तो ये हमने इनका ग्रेवयार्ड यानी इनका कब्रिस्तान देख लिया मरने का। आरबीसी का इनका हमने ओरिजिन भी देख लिया है, लॉन्ग बोन्स में ये बनती है बोन मैरो के अंदर। अब देखिए इनकी ये जो फॉर्मेशन है, ब्लड का जो फॉर्मेशन है, इसकी स्टडी को क्या कहते हैं? हेमेटोलॉजी। यहीं पर लिख देती हूं मैं, स्टडी ऑफ ब्लड। ब्लड की स्टडी को कहते हैं हेमेटोलॉजी। लॉजी। तो ब्लड की स्टडी क्या कहलाती है? हेमेटोलॉजी। अब देखते हैं प्लाज्मा को। प्लाज्मा मैंने बताया था ये ब्लड का लिक्विड पार्ट होता है और कलर कैसा होता है इसका? येलो होता है। अब देखिए इसका जो येलो कलर होता है ये एक पिगमेंट के कारण होता है, जिस पिगमेंट का नाम है बिलिरुबिन। बिलिरुबिन, इस पिगमेंट का नाम क्या है? बिलिरुबिन, जिसके कारण ये येलो कलर का होता है, क्योंकि ये जो पिगमेंट है इसका कलर येलो होता है इस वजह से। अब देखिए जो बिलिरुबिन मैंने पिगमेंट बताया है इसका फॉर्मेशन कहाँ होता है? इस बिलिरुबिन पिगमेंट का फॉर्मेशन होता है हमारी ही बॉडी के एक ऑर्गन में जिसका नाम है लीवर। लीवर में ये बिलिरुबिन पिगमेंट का फॉर्मेशन होता है। लिख देती हूँ मैं, फॉर्मेशन बिलिरुबिन का फॉर्मेशन इन लीवर, लीवर में होता है। ठीक है, ये हो गया फॉर्मेशन इसमें। अब देखिए यहाँ पर हम इसमें मैं इनकी कंपोजिशन की बात करती हूँ कि ये जो प्लाज्मा में लिक्विड पार्ट में सबसे ज़्यादा परसेंटेज किसकी होती है। तो देखिए ये मैंने यहाँ पर इसकी कंपोजिशन लिखी है प्लाज्मा की। इसमें देखिए सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज होती है इस लिक्विड पार्ट में प्लाज्मा के, वो होती है वाटर की। वाटर की प्रेजेंस यहाँ पर देखी गई है 92%। प्रोटीन देखा गया है 7%। अब देखिए इस 7% प्रोटीन में कौन कौन से प्रोटीन होते हैं वो हम अब देखते हुए चलेंगे। तो देखिए पहला जो प्रोटीन होता है इस 7% में एल्ब्यूमिन। ये जो एल्ब्यूमिन प्रोटीन पाया जाता है इस प्लाज्मा में, इसका काम होता है ब्लड को विस्कोसिटी यानी थिकनेस प्रोवाइड करना। यानी ब्लड में जो गाढ़ापन, जो थिकनेस देखी जाती है वो इस एल्ब्यूमिन प्रोटीन के कारण देखी गई है। दूसरा जो प्रोटीन है ग्लोब्यूलिन। ये ग्लोब्यूलिन प्रोटीन क्या करता है? इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। हमारी बॉडी में जो इम्यूनिटी प्रोवाइड हो रही है, सेल कौन सी थी जो दे रही थी इम्यूनिटी? वो कौन सी थी? WBC। और जो इसमें प्रोटीन होता है WBC सेल्स में, कहाँ से ये सारी चीजें हो तो रही है? ब्लड के द्वारा ही। देखिए ब्लड के मैंने पार्ट्स बताए, प्लाज्मा जो एक लिक्विड पार्ट है, दूसरा बताया था सेल, वे कैसी थी? सॉलिड पार्ट था। अब देखिए सॉलिड में जब लिक्विड मिलेगा तो मिलकर एक फ्लूइड बन जाएगा और उस फ्लूइड को क्या कहते हैं? ब्लड। पहले हमने सॉलिड पार्ट को देखा, सेल्स वाले पार्ट को देखा, अब हम देख रहे हैं लिक्विड पार्ट को। इन दोनों का ही मिक्सर होता है ये ब्लड। अब देखिए यहाँ पर ग्लोब्यूलिन प्रोटीन की बात चल रही है। ग्लोब्यूलिन प्रोटीन का काम है इम्यूनिटी प्रोवाइड करना। दूसरा जो तीसरे नंबर पे जो प्रोटीन है फाइब्रिनोजन, और यहाँ पर देखिए चौथे नंबर पे लिखा हुआ है प्रोथ्रोम्बिन। ये जो फाइब्रिनोजन प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन है ये क्या करते हैं? ब्लड क्लॉटिंग करने में हेल्प करते हैं। ये दोनों प्रोटीन कर रहे हैं, फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन ब्लड क्लॉटिंग करने में हेल्प कर रहे हैं। तो अब देखिए बचा कितना? यहाँ पर हो गया 92, 7 हो गया था, तो बचा 1%। 1% जो प्लाज्मा है इसमें देखिए क्या क्या इंक्लूड होता है। 1% प्लाज्मा में साल्ट, मिनरल्स में बात करूं मैं कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, ये मिनरल्स होते हैं। हार्मोन्स भी इस 1% प्लाज्मा में ही आते हैं।
और ग्लूकोज, साथ में वेस्ट मटेरियल। हमारी बॉडी का जो वेस्ट मटेरियल है वो इस 1% प्लाज्मा में ही आता है। साल्ट आता है, मिनरल्स, हार्मोन्स, ग्लूकोज और वेस्ट मटेरियल सब इस 1% प्लाज्मा के अंदर आते हैं। सबसे ज्यादा अगर परसेंटेज की बात की जाए प्लाज्मा में किसकी देखी गई है, वाटर की देखी गई है। उसके बाद देखी गई है 7% जो प्लाज्मा में देखा गया है पार्ट, वो देखा गया है प्रोटीन का, जिसको हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। और 1% प्लाज्मा में आते हैं ये सब, ठीक है। और प्लाज्मा का येलो कलर मैंने बताया है पिगमेंट के कारण होता है, वो पिगमेंट है बिलिरुबिन। बिलिरुबिन का फॉर्मेशन होता है लीवर में। अब देखिए इसके साथ ही एक क्वेश्चन और मैं बताती हूँ, निकल जाता है, क्वेश्चन में आता है। देखिए कौन सा क्वेश्चन है, जो ये बिलिरुबिन पिगमेंट है, अगर लीवर में सबसे ज्यादा इस पिगमेंट की, ये जो पिगमेंट है बिलिरुबिन, अगर सबसे ज्यादा मात्रा बन जाती है लीवर में इसकी, तब उसकी वजह से एक रोग हो जाता है जिसका नाम है पीलिया। इस बिलिरुबिन पिगमेंट की बहुत ज्यादा अमाउंट होने से ही हमारी बॉडी में हमें जो डिजीज होती है पीलिया, वो किसके कारण होती है, इस पिगमेंट के ज्यादा बन जाने से होती है, ठीक है। तो पीलिया किसके कारण होता है, बिलिरुबिन पिगमेंट के ज्यादा बन जाने से। अब देखते हैं प्लाज्मा के फंक्शन। तो देखिए प्लाज्मा के फंक्शन क्या क्या होते हैं। ये प्लाज्मा हेल्प्स करता है ब्लड क्लॉटिंग में, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। दूसरा ये प्रोवाइड करता है ब्लड को फ्लो। हमारा जो ब्लड है उसमें जो फ्लो है वो कौन प्रोवाइड कर रहा है, प्लाज्मा। क्यों कर रहा है, बेसिक सा क्वेश्चन है, क्यों कर रहा है, क्योंकि ये लिक्विड पार्ट है और हमने जो सेल वाला देखा था वो सॉलिड पार्ट था। तो सॉलिड पार्ट कैसे फ्लो करेगा, वो ये फ्लो कैसे करेगा ब्लड, इस लिक्विड पार्ट प्लाज्मा के थ्रू ही ब्लड फ्लो करता है। थर्ड देखिए, इट प्रोवाइड्स इम्यूनिटी टू बॉडी। अब हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड कौन कर रहा है, प्लाज्मा। क्यों कर रहा है, क्योंकि इसके पास ये प्रोटीन हमने देखी, ये जो प्रोटीन इसके पास पाई गई है, इस वजह से हमारी बॉडी को इम्यूनिटी भी कौन प्रोवाइड कर रहा है, ये प्लाज्मा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इट रेगुलेट्स द टेम्परेचर ऑफ बॉडी। हमारी बॉडी का टेम्परेचर, अब देखिए हमारी बॉडी में अगर गाढ़ा बिल्कुल सॉलिड फॉर्म में ये पाया जाएगा ब्लड, तो कैसे हमारी बॉडी में मूवमेंट होगा, ये सेल्स तक कैसे हमारा हार्ट पंप कर पाएगा, कैसे रेस्पिरेशन सिस्टम कंटिन्यू रहेगा, नहीं हो पाएगा ना। तो इन सब में हेल्प कर रहा है। एक तरीके से ये प्लाज्मा हमारी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने में भी हेल्प करता है, रेगुलेट द टेम्परेचर ऑफ बॉडी। तीसरा पॉइंट ये देखिए, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, द इट हेल्प्स इन द रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम आवर बॉडी। अब हमारी बॉडी में ये लिक्विड पार्ट ना होता तो कैसे वेस्ट मटेरियल रिमूव कर पाते, तो ये हमारी बॉडी के वेस्ट मटेरियल में भी वेस्ट मटेरियल को रिमूव होने में भी हेल्प करता है। अब देखिए यहाँ पर मैंने दो क्वेश्चन लिखे हैं, ब्लड बैंक में रक्त का थक्का क्यों नहीं जमता है, ब्लड बैंक में रक्त का थक्का क्यों नहीं जमता है। जबकि देखिए हमारे हाथ पर चोट लग जाती है तो ब्लड का थक्का जम जाता है ना। तो एक तरीके से हमारी बॉडी से हम लोग जो ब्लड डोनेट करते हैं, जब वो ब्लड डोनेट करते हैं तो एक तरीके से बॉडी से बाहर आ गया, उसका भी तो रक्त का थक्का जमना चाहिए, तो क्यों नहीं जमा। वो रक्त का थक्का नहीं जमता है इन केमिकल को मिलाने से। ये जो ब्लड बैंक होते हैं, जो ब्लड हमारी बॉडी से निकाल कर डोनेट करते हैं हम लोग, तो वो रखा जाता है प्रिजर्व करके इन केमिकल से। इन केमिकल्स के कारण ही ब्लड बैंक में ब्लड जो रखा जाता है उसमें रक्त का थक्का नहीं जमता। अब देखिए ये केमिकल कौन से हैं, सोडियम ऑक्जेलेट, दूसरा जो केमिकल है सोडियम साइट्रेट। सोडियम साइट्रेट, सोडियम ऑक्जेलेट, ये केमिकल मिलाने से क्या नहीं होता है, ब्लड बैंक में रक्त में थक्का नहीं जमता है। नॉर्मली अगर हमारी बॉडी में कट लग जाए, ब्लड निकल जाता है, रक्त का थक्का जम जाता है, तो क्यों नहीं जमता, इन केमिकल्स के द्वारा ब्लड को प्रिजर्व करके रखा जाता है, तो ब्लड में रक्त का थक्का नहीं जमता। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लड वेसल्स में रक्त का थक्का क्यों नहीं जमता है। ये तो ब्लड बैंक की बात हो गई है, तो हमारी बॉडी में जो ब्लड वेसल्स है वही तो रक्त को फ्लो कर रही है, तो उनमें रक्त का थक्का क्यों नहीं जमता, क्योंकि हमारी ब्लड वेसल्स के पास एक होता है एंटी क्लॉटिंग एजेंट। ये जो एंटी क्लॉटिंग एजेंट है, इसी के कारण हमारी ब्लड वेसल्स में रक्त का थक्का नहीं जमता, क्योंकि ये जो एंटी क्लॉटिंग एजेंट है ये क्या है, हिपेरिन। इस हिपेरिन के कारण, ये हिपेरिन होता है ब्लड में, तो इस हिपेरिन के कारण ये क्या है, एक एंटी क्लॉटिंग एजेंट। कौन है, हिपेरिन।
तो ये रक्त का थक्का नहीं जम पाता है क्योंकि ये हमारी ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट होता है हेपेरिन। ठीक है, तो ये हमने देख लिए यहाँ पे दो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी देखे। आगे क्वेश्चन मैं इस चैप्टर में जब हम इन सब टॉपिक्स को लगा लेंगे तब को एक मैं प्रैक्टिस सीरीज लेकर आऊंगी, तब मैं इस चैप्टर के जो हम पॉइंट वाइज अब कर रहे हैं, बड़ा चैप्टर है तो टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे, बाकी के क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस सीरीज में लेकर आऊंगी। ठीक है, तो ये हमने अब देख लिया है। आप चाहे तो एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखिए ये जो मैंने यहाँ पर अब अभी आप लोगों के सामने मेंशन किया है ब्लड टॉपिक, बहुत अच्छे से मैंने अपनी नज़र में एक तरीके से सीटेट पेपर से एक लेवल ऊपर ही मैंने पढ़ाया है कि अगर थोड़ा सा भी मॉडिफाइड होकर आता है एग्ज़ाम तो आप लोग अच्छे से इस बायोलॉजी कंटेंट को, मैं इसी टॉपिक को क्यों हॉट टॉपिक में भी मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही पढ़ाया है एनसीईआरटी बुक से। तो देखिए इनमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा इसलिए पढ़ाई हूँ, अगर एग्जाम थोड़ा सा भी मॉडिफाइड होकर आता है तो आप लोग अच्छे से क्वेश्चंस को लगा पाएंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो सभी को पसंद आया होगा और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट बॉक्स में बताना, और जो वीडियो पर नए हैं, जो नए देख रहे हैं इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।